नमस्कार। संभव डिजिटल क्लासेस के अंदर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। आज अपन बात करने जा रहे हैं, आपने कहा कि सबसे पहले तो ये जो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, तो आपको जैसे कि पता है कि इस कोरोना के अंदर ज़्यादातर जो हैं वो सब कुछ मार्केट वगैरह क्या है ऑफ है, इसकी वजह से ऑफलाइन जो हैं वो सेशन स्टार्ट नहीं हो पाए हैं। लेकिन अभी इतने दिन के बाद में अब बच्चे धीरे धीरे हैं वो पैनिक करने लगे हैं कि ऑफलाइन अगर स्टार्ट नहीं हो रहे हैं तो आगे का जो भी है वो कैसे किया जाए। तो देखिए उसके लिए सभी लोग जो हैं वो डिजिटल प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं। तो अपनी कोचिंग की तरफ से भी आप लोगों के लिए ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो आपको दिया गया है। आप जितने भी बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसके साथ में जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि आपको और जो भी बच्चा इससे जुड़ना चाहता है उन सबको इसका बेनिफिट मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं अपन। तो देखिए आज अपन बात करेंगे बीएससी पार्ट थर्ड ईयर के। बीएससी पार्ट थर्ड ईयर के अंदर देखिए सबसे पहले तो अपन बात करते हैं किसकी, सिलेबस की, क्योंकि विदाउट सिलेबस तो अपन पढ़ ही नहीं सकते। तो देखिए आपने कहा केमिस्ट्री के अंदर अपन देखें तो आपने कहा वही 3 बुक्स हैं। सबसे पहले कौन सी है, आपने कहा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सेकंड अगर बात करें तो कौन सी आ जाएगी, आपने कहा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और थर्ड अगर बात करें तो कौन सी चलेगी, आपने कहा फिजिकल केमिस्ट्री। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बात करें अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो आपने कहा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर यूनिट कितनी है, आपने कहा सब में 5-5 है। तो देखिए यूनिट फर्स्ट जो है वो क्या है, आपने कहा HSAB। ये क्या है, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस। मैं लिख देती हूँ। तो आपने कहा पहली यूनिट क्या है, हार्ड सॉफ्ट एसिड और बेस है। तो आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा कॉन्सेप्ट कि हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कौन से होते हैं। बात करते हैं अपने सेकंड अगर अपने पास में आता है तो सेकंड जो आएगा वो क्या आएगा, तो आपने कहा जितनी भी संक्रमण धातुएं होती हैं अपने पास में, ठीक है, तो संक्रमण धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम, ठीक है, और इसी के साथ पढ़नी है आपको इसके क्या, चुंबकीय प्रवृत्ति। ठीक। थर्ड बात करते हैं तो आपने कहा यूनिट थर्ड क्या आती है, आपने कहा यूनिट थर्ड आएगी संक्रमण धातुओं में संकुल निर्माण की प्रवृत्ति। संकुल निर्माण की प्रवृत्ति ये दोनों हैं वो डी ब्लॉक से रिलेटेड है। बात करें फोर्थ यूनिट की तो देखिए फोर्थ यूनिट क्या आती है, आपने कहा इसमें 2 टॉपिक हैं। एक तो क्या है धातु कार्बोनाइल, ठीक है, और एक क्या दे रखा है कार्ब धात्विक यौगिक। तो एक है कार्ब धात्विक यौगिक। ओके। बात करें अपन लास्ट यूनिट की तो देखिए 5th जो यूनिट है उसमें क्या दे रखा है, आपने कहा जैव अकार्बनिक बहुलक। ठीक है। तो इसके अंदर क्या दे रखा है, एक तो अपने पास में इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स पढ़ने हैं और इसके अंदर 2 चीज़ें और हैं, एक है सिलिकॉन्स और एक क्या है फोस्फाजिन्स। तो ये बात कर रहे हैं किसकी, आपने कहा बीएससी पार्ट थर्ड ईयर के अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अब बात करते हैं किसकी, ऑर्गेनिक की। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अगर बात करें तो सबसे फर्स्ट यूनिट वो क्या है, आपने कहा जो सेकेंड ईयर में थी वही है वापस से स्पेक्ट्रोस्कोपी। लेकिन आपने कहा था सेकेंड ईयर में कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं, आपने कहा 2 पढ़ी थी, यूवी और आईआर। यहाँ पे आपको कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी है, आपने कहा एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड जो है वो क्या दे रखी है, आपने कहा हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री। देखिए हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री के अंदर अगर बात करें तो आपने कहा इसके अंदर विषम चक्रीय यौगिक दे रखे हैं। तो आपने कहा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की बात कर लेते हैं। आपने कहा विषम चक्रीय का मतलब क्या है, आपने कहा चक्रीय का मतलब क्या होता है, जब कार्बन होता है समृद्ध श्रृंखला बनाता है, और विषम चक्रीय का मतलब क्या है, ऐसे यौगिक होंगे जिनमें कार्बन के अतिरिक्त भी क्या पाए जाएंगे, अन्य यौगिक पाए जाएंगे। बात करते हैं थर्ड जो यूनिट आती है वो क्या दे रखी है, आपने कहा कार्बोहाइड्रेट्स दे रखे हैं। आपको इसमें क्या पढ़नी है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज वगैरह से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं। तो फोर्थ जो यूनिट है वो क्या दे रखी है, आपने कहा एमिनो एसिड दे रखे हैं। इसी के अंदर बात करें तो क्या दे रखा है, आपने कहा प्रोटीन्स दे रखी है। और इसी के अंदर बात करें तो क्या दे रखा है, आपने कहा न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए और आरएनए। ये कौन सी यूनिट है आपकी,
4th यूनिट। बात करते हैं नेक्स्ट 5th यूनिट की। 5th यूनिट क्या दे रखे हैं, आपने कहा पॉलीमर्स दे रखे हैं, यानी क्या पढ़ने अपन को, बहुलक पढ़ने हैं, ध्यान देंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसमें भी 5th यूनिट क्या है, आपने कहा अकार्बनिक बहुलक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसमें भी लास्ट यूनिट क्या है, आपने कहा ऑर्गेनिक बहुलक है। अब बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर फर्स्ट जो यूनिट है वो क्या दे रखी है, आपने कहा पहली यूनिट दे रखी है क्वांटम यांत्रिकी, या अपन बात करें क्वांटम मैकेनिक्स की, ठीक है, यांत्रिकी। दूसरी देखिए सेकंड जो यूनिट है वो क्या दे रखी है, आपने कहा एमओटी दे रखी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी दे रखी है। थर्ड अगर बात करें तो आपने कहा थर्ड जो यूनिट है वो क्या है, आपने कहा यहाँ पे फिर से स्पेक्ट्रोस्कोपी है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो तो कौन सी है, आपने कहा एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। और अगर फिजिकल के अंदर अगर बात करें तो आपने कहा यहाँ पे कौन कौन सी है, तो आपने कहा यहाँ पे सबसे पहले तो अपन को क्या पढ़नी है, एक तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी है, ठीक है। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अलावा यहाँ पे अपन को क्या पढ़नी है, आपने कहा रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी है। आपने कहा इस तरह की, तो दोनों अलग अलग हैं, सेम टॉपिक नहीं है, ये भी स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो भी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, लेकिन दोनों जो चीज़ें उनमें टॉपिक्स क्या हैं, अलग अलग हैं, ठीक है। बात करते हैं 4th की। 4th क्या है, आपने कहा प्रकाश रसायन। तो देखिए प्रकाश रसायन या अपन गए फोटो केमिस्ट्री दे रखी है। और लास्ट यूनिट जो है आपने कहा 5th यूनिट वो क्या दे रखी है, तो आपने कहा ये वाला जो चैप्टर है वो दे रखा है अपने पास में विलियन, यानी सॉल्यूशन वाला जो चैप्टर है वो भी आपको 5th यूनिट में दे रखा है। तो आपने कहा केमिस्ट्री के अंदर अपने पास में 3 बुक है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, और ये है उनका सिलेबस, ठीक है। तो बात करते हैं सिलेबस के बाद में। तो आपको पता ही है कि सबसे पहले तो सिलेबस पता होगा तो आपको ध्यान रहेगा कि अपन को कौन कौन से टॉपिक हैं वो अपने सिलेबस में पढ़ने हैं। अब बात करते हैं अपन कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक की। तो देखिए आज का जो अपना क्लास है उसके अंदर एक टॉपिक पढ़ाते हैं जिसके अंदर आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताएंगे, जैवलॉन्स की आरेख वगैरह के बताएं। तो ये जैवलॉन्स की आरेख है, ये कौन सी यूनिट में आते हैं इसकी भी बात करेंगे अपन। तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं कि आपके एक फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर यूनिट दे रखी है फोटो केमिस्ट्री, ठीक है। तो आपने कहा इस फोटो केमिस्ट्री के अंदर क्या पढ़ते हैं, तो आपने कहा अपनी केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच होती है जिसके अंदर कोई भी ऐसी रिएक्शन पढ़ी जाती है जिसमें फोटोन का क्या होता है, अवशोषण होता है, वो क्या कहलाती है, आपने कहा फोटो केमिस्ट्री कहलाती है, ठीक है। तो सबसे पहले बात आई कि जो भी अपने पास में प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो आपने कहा किसके वजह से संपन्न होंगी, तो आपने कहा सबसे पहले बात आएगी किसकी, फोटोन की। फोटोन क्या होते हैं, तो आपने कहा फोटोन की जो ऊर्जा की बात करें तो किससे दी जाती है, h से दी जाती है, ठीक है। तो देखिए जनरल अगर अपन बात करें तो आपने कहा अभिक्रियाएं जो हैं वो कितने प्रकार की होती है, तो अपन लिखेंगे 2 प्रकार की। कैसे, एक तो कौन सी होती है जो जनरली अपन पढ़ते हैं, कौन सी, आपने कहा रासायनिक अभिक्रियाएं। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये कौन सी आती है जो अपन को यहाँ पे पढ़नी है, वो क्या है, आपने कहा प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं। अब आपसे पूछ लिया जाता है कि इन दोनों में फ़र्क क्या है, तो देखो फ़र्क की अगर बात करें तो रासायनिक अभिक्रियाएं जो हैं तो आपने कहा इन अभिक्रियाओं के अंदर क्या कहेंगे, आपने कहा ऊर्जा का क्या हो सकता है, आपने कहा या तो अवशोषण हो सकता है, ठीक है, और या फिर क्या हो सकता है, आपने कहा उत्सर्जन हो सकता है। और इस उत्सर्जन और अवशोषण के आधार पर अभिक्रियाएं क्या होती हैं, 2 प्रकार की। कौन सी, आपने कहा एक तो क्या होती हैं ऊष्माशोष्य अभिक्रियाएं, एक अभिक्रियाएं कौन सी हो सकती हैं, आपने कहा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं। लेकिन अपन बात करते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं की, तो आप कहेंगे ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जो किसके कारण संपन्न होती हैं, तो अपन कहेंगे फोटोन के अवशोषण के कारण संपन्न होती हैं, वो क्या कहलाती हैं, आपने कहा प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं। देखिए इनकी अगर बात करें तो आपने कहा ये लाइट की प्रेजेंस में या लाइट की एब्सेंस दोनों में क्या हो सकती हैं, संपन्न हो सकती हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं वो केवल और केवल किसकी उपस्थिति में संपन्न होगी, आपने कहा फोटोन की उपस्थिति। एक एग्जाम्पल से समझिएगा आप, आपने कहा एक उदाहरण है, आपने कहा प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। देखो फोटोसिंथेसिस क्या है, तो आपने कहा 6CO2 + 6H2O कन्वर्ट इनटू C6H12O6 + 6O2। आपने कहा यहाँ पे एक तो क्या चाहिए,
क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल के साथ में क्या चाहिए, आपने कहा सूर्य का प्रकाश। सूर्य का जो प्रकाश है वो भी एक प्रकार का क्या होती है, विद्युत चुंबकीय विकिरण। और आपने कहा विद्युत चुंबकीय विकिरण में है, तो आपने कहा कोई भी पदार्थ है वो ऊर्जा को लगातार अवशोषित ना करके हमेशा पैकेट्स के रूप में अवशोषित करता है, और वो पैकेट्स ही क्या कहलाते हैं, फोटोन। और एक फोटोन की ऊर्जा किससे दी जाती है, E बराबर H न्यू। कोई दिक्कत नहीं। तो एक चीज देखिए, अगर आपने कहा कि ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है, इसमें ये दोनों क्या है, क्रियाकारक। आपने कहा इन दोनों क्रियाकारकों की सांद्रता आप चाहे जितनी भी ले लो, ठीक है। आप यहाँ पे क्लोरोफिल है उसको भी चाहे कितना भी ले लो, जब तक यहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं होगा, यानी जब तक यहाँ पे फोटोनों का अवशोषण नहीं होगा, क्या यह अभिक्रिया संपन्न हो सकती है, अपन कहेंगे नहीं हो सकती। इसका मतलब प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं केवल और केवल कब संपन्न होंगी, जब यहाँ पे क्या उपस्थित होगा, प्रकाश। यानी अपन बात करते हैं किसकी, फोटोन की। अभिक्रिया कैसे होती है, तो आपने कहा देखो कोई भी एक रिएक्टेंट है, आपने कहा क्रियाकारक है, ये क्या करता है, एक फोटोन का अवशोषण करता है। फोटोन की ऊर्जा कितनी है, आपने कहा H न्यू। आपने कहा जैसे इस फोटोन का अवशोषण करेगा, आपने कहा ये जो क्रियाकारक है ये किस में आ जाता है, आपने कहा एक्साइटेड कंडीशन में आ जाता है, इस पे स्टार लगा देते हैं। और आपने कहा एक्साइटेड कंडीशन में बहुत ज़्यादा देर तक स्टेबल नहीं रह सकता, तो ये फिर किसका निर्माण कर देता है, उत्पाद का निर्माण कर देता है। तो देखिए क्रियाकारक है वो फोटोन का अवशोषण करता है, किस में बदल जाता है, उत्तेजित अवस्था में, फिर किसका निर्माण होता है, उत्पाद का। तो ये क्या कहलाती है, एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं अपन कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जब कोई पदार्थ है वो फोटोन का अवशोषण करता है, तो आपने कहा यहाँ पे अपन को पढ़ना पड़ेगा क्या, आपने कहा फोटोन से, या कहते हैं प्रकाश के अवशोषण के नियम। देखो प्रकाश के अवशोषण के नियमों की अगर बात करें, तो आपने कहा प्रकाश का जो अवशोषण होता है उसके लिए अपन दो नियम देते हैं। आपने कहा पहले अलग अलग दिए जाते हैं, पढ़ चुके हैं अपन, सेकेंड ईयर में भी पढ़ते हैं। आपने कहा एक होता है बेयर का नियम, एक होता है लैम्बर्ट का नियम, लेकिन अपन को दोनों का पढ़ना होता है। तो आपने कहा देखिए कोई भी अगर पदार्थ है, ये पदार्थ लिया, ठीक है, इस पदार्थ की कोई भी लंबाई है और इसमें ये क्या है, आपने कहा कुछ कण है। आपने कहा यहाँ पर क्या करते हैं, आपने कहा विद्युत चुंबकीय विकिरणें गुजारते हैं, ठीक है। आपने इस पदार्थ को किस में रख दिया, विद्युत चुंबकीय विकिरणों में। यहाँ पे तीन चीजें हो सकती हैं, कैसे, आपने कहा या तो फिर क्या हो सकता है, आपने कहा ये पदार्थ है, इस प्रकाश का यहाँ से क्या कर दे, आपने कहा प्रकीर्णन कर दे। दूसरा आपने कहा ये जो विद्युत चुंबकीय विकिरणें हैं अगर प्रकीर्णित नहीं होती तो इस पदार्थ में से गुजरेंगी, आपने कहा गुजर गई और यहाँ पे क्या हो गई, आपने कहा पारगमित हो गई। सही है। तीसरी चीज क्या हो सकती है, आपने कहा जब ये विद्युत चुंबकीय विकिरणें इस पदार्थ से गुजर रही थी तो ये जो पदार्थ के कण है इन विकिरणों का क्या कर लेते हैं, अवशोषण कर लेते हैं। ठीक है, तो तीन चीजें कौन कौन सी हो सकती हैं, देखिए आपने कहा कि माना कि अपन ने ये क्या थी, आपतित थी, तो इनको लिख देते हैं आई। तीव्रता थी, प्रारंभिक थी, तो आपने कहा इसको नाम दे देते हैं क्या, आई नोट। दूसरा अगर ये विकिरणें क्या हो गई, प्रकीर्णित हो गई, रिफ्लेक्शन बोलते हैं, तो आपने कहा इनको क्या लिख देते हैं, आपने कहा आई आर लिख देते हैं। नेक्स्ट अगर अवशोषित हो गई तो अवशोषित तीव्रता को कैसे लिख देंगे, एब्जॉर्प्शन आई ए से, और या फिर क्या कहेंगे ये यहाँ से क्या हो गई, पारगमित हो गई, तो क्या लिख देंगे इसको, ट्रांसमिट। यानी अपने पास में आई नोट है वो क्या आता है, आपने कहा आई आर प्लस आई टी प्लस आई ए, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज देखिए, रिफ्लेक्शन जो होता है वो बहुत कम होता है, लगभग 4% ही होता है। तो ऐसे कहते हैं कि जितनी भी तीव्रता की विद्युत चुंबकीय विकिरणें आप आपतित करोगे उसका या तो मान है वो क्या हो जाएगा, पारगमित हो जाएगी, और या फिर क्या हो जाएगी, अवशोषित। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे आते हैं प्रकाश के अवशोषण से संबंधित नियम, तब तो दो हैं। कौन सा, आपने कहा एक नाम आएगा बेयर और एक आएगा लैम्बर्ट, दोनों को एक साथ मिला के क्या लिख दिया जाता है, बेयर लैम्बर्ट का नियम। ये तो सीधा सीधा ये कहते हैं कि अवशोषण की तीव्रता में जो कमी होती है, या इसको ऐसे लिख दूं माइनस डी आई अपॉन ए आई नोट। ठीक है, आपने कहा ये जो कमी होती है ये किस पर डिपेंड करती है, आपने कहा एक तो यहाँ पे जो पदार्थ की सांद्रता लेते हैं उस पर, और एक ये जो पदार्थ की लंबाई होती है उस पर। ठीक है, लेकिन अब अपन को पढ़ने हैं यहाँ पे क्या, प्रकाश रसायन के नियम। तो देखो प्रकाश रसायन जो है उससे संबंधित तो दो नियम आते हैं, तो आपने कहा यहाँ पर भी दो नियम है, यहाँ पर भी दो नियम है। तो ये कौन से हैं,
प्रकाश रसायन के नियम हैं। क्या है? पहला देखिए, आपने कहा फर्स्ट नियम किसका आता है, तो आपने कहा पहला नियम आता है किसका, आप कहेंगे स्टार्क आइंस्टीन का नियम। ठीक है, देखो पहला नियम क्या है, स्टार्क आइंस्टीन का। क्या कहता है? ये नियम कहता है कि अगर अपन क्या करते हैं, किसी भी पदार्थ पर जब क्या करेंगे, विद्युत चुंबकीय विकिरणों को क्या किया जाता है, आपतित किया जाता है, तो यहाँ पर एक जो कण उपस्थित होते हैं, ये कण है एक ही फोटोन का क्या कर सकते हैं, आपने कहा अवशोषण। तो ये नियम क्या कहता है, ध्यान रखेंगे कि एक अणु जो होता है वो हमेशा एक ही फोटोन का क्या करता है, अवशोषण करता है। आपने कहा कोई अणु ले लिया AB, उसने फोटोन का अवशोषण किया और किस में आ जाएगा, AB स्टार में। यानी स्टार्क आइंस्टीन कहता है कि जितने फोटोन हैं या जितने अणु हैं वो फोटोनों का अवशोषण करेंगे, वो सारे के सारे अणु कौन सी अवस्था में आ जाते हैं, आपने कहा उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं। यानी 1 by 1 रिएक्शन होती है, जितने अणु होते हैं उतने ही फोटोनों का क्या किया जाता है, अवशोषण। दूसरा देखो, सेकंड जो नियम आता है वो किसका आता है, आपने कहा ग्रोथस ड्रेपर का नियम। देखो ये ग्रोथस ड्रेपर क्या कहता है, ये कहता है कि जब भी किसी पदार्थ पर आप विद्युत चुंबकीय विकिरण आपतित करते हो, तीन चीजें हो सकती हैं, या तो परिकीर्णन हो गया, या अवशोषण हो गया, और या फिर क्या हो गया, इसका पारगमित हो गया। तो ये कहता है कि इस पदार्थ के अंदर जब इसको किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण में रखा जाता है और इस पदार्थ के अंदर जो भी रासायनिक परिवर्तन होते हैं वो किसके कारण होते हैं, आपने कहा जितनी ये प्रकाश की तीव्रता को क्या कर लिया जाता है, अवशोषित। यानी जो विकिरण इससे पारगमित हो गई या जो इससे प्रकीर्णित हो गई, उनका कोई भी रोल नहीं होता। तो ग्रोथस ड्रेपर क्या कहता है कि किसी भी पदार्थ के अंदर होने वाले रासायनिक परिवर्तन, ये रासायनिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कौन होता है, तो आपने कहा IA, यानी जितनी भी विकिरणें हैं उनका क्या होता है, अवशोषण होता है। तो अवशोषित होने वाली विकिरणें हैं वो हमेशा पदार्थ के अंदर क्या कर देती हैं, परिवर्तन कर देती है। ठीक है, तो अब अपन को देखना है कि ये परिवर्तन होता कैसे है। तो देखिए अब अपन बात करते हैं फोटोकेमिस्ट्री के अंदर। तो आपने कहा फोटोकेमिस्ट्री के अंदर क्या कहेंगे कि कोई भी अगर पदार्थ है उस पदार्थ को अपन किस में रखेंगे, आपने कहा प्रकाश या विद्युत चुंबकीय विकिरणों में। तो आपने कहा जैसे इन विकिरणों में रखा जाता है तो आपने कहा इनमें से कोई भी जो है पदार्थ वो फोटोन का क्या करेगा, अवशोषण। फोटोन के अवशोषण से क्या होगा, आपने कहा एनर्जी बढ़ेगी। एनर्जी बढ़ेगी तो निम्न ऊर्जा स्तर से किस में चला जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर में। उच्च ऊर्जा स्तर में ज़्यादा देर तक स्टेबल नहीं रहता, तो आपने कहा ज़्यादा देर तक स्टेबल नहीं है तो वापस लौटेगा किस में, आपने कहा ग्राउंड स्टेट या मूल अवस्था में। और इन सब परिवर्तनों को एक आरेख से दर्शाते हैं जिसका नाम क्या होता है, आपने कहा जैवलोंस्की आरेख। देखिए जैवलोंस्की आरेख क्या होता है, आपने कहा इस जैवलोंस्की आरेख को पढ़ने से पहले दो चीज़ें हैं, यहाँ पे दो वर्ड काम आते हैं। एक तो नाम आता है क्या, सिंगलेट, ठीक है, और एक जो नाम आता है वो क्या आता है, आपने कहा ट्रिपलेट। देखो ये सिंगलेट और ट्रिपलेट क्या है, आपने कहा कोई भी पदार्थ है उस पदार्थ के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो युग्मित अवस्था में पाए जा सकते हैं। बना दिया इसको। आपने कहा एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन किससे दी जाती है, जो क्लॉकवाइज होता है उसकी तो +½ एंटी क्लॉकवाइज होता है उसकी किससे दी जाती है, आपने कहा -½ कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगर अपन यहाँ पे बात करें तो आपने कहा टोटल स्पिन कितनी आएगी, आपने कहा +½ और -½ कितनी आ गई, 0। तो S का मान कितना हो गया, 0। आपने कहा जिसके लिए स्पिन का मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, इसके लिए क्या निकालते हैं, बहुलकता या कहते हैं मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं। बहुलकता का फॉर्मूला क्या होता है, आपने कहा 2S + 1। देखो S का मान कितना है, 0। तो यहाँ से जब अपन इसकी बहुलकता देखते हैं तो कितनी आती है, मल्टीप्लिसिटी 1 आती है। और आपने कहा बहुलकता जिसकी 1 आएगी उसको क्या बोलते हैं, सिंगलेट बोला जाता है या इसको बोला जाता है एकक। दूसरा देखो ट्रिपलेट। आपने कहा ये जरूरी नहीं है कि हमेशा युग्मित अवस्था में हो, आपने कहा कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे के समांतर भी व्यवस्थित हो सकते हैं, अलग अलग कक्षक में हो जाए। आपने कहा यहाँ पर अगर स्पिन की बात करें तो इसकी स्पिन कितनी है, +½ इसकी स्पिन भी कितनी है, आपने कहा +½ ½ और ½ कितनी हो गई, 1।
तो S का मान कितना आ गया 1। S क्या है, स्पिन, इलेक्ट्रॉन क्या चक्रण की है। तो आपने कहा यहाँ पे क्या निकालिए, आपने कहा इसकी बहुलकता। देखो जब इसकी बहुलकता निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, आपने कहा 2s + 1। S का मान कितना रख दो 1, तो यहाँ से देखो जो बहुलकता आती है तो कितनी आएगी, आपने कहा 3, और जिसकी बहुलकता का मान 3 आता है वो क्या कहलाती है, ट्रिपलेट कहलाती है। सही है। अगर पूछे ज़्यादा स्थायी कौन है, तो ट्रिपलेट अवस्था होती है वो ज़्यादा स्थायी होती है। क्यों, सिंगलेट में दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक में है, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव में क्या लगता है, रिपल्सन। तो ट्रिपलेट अवस्था होती है वो क्या होती है, ज़्यादा स्थायी। अब देखो काम में लेते हैं इसको। आपने कहा अपने पास में कोई भी अणु है, ठीक है, उस अणु के लिए अपन एक डायग्राम बना देते हैं कि ये तो इसका क्या है, ग्राउंड स्टेट है, मूल अवस्था है, कोई दिक्कत नहीं। आपने कहा यहाँ पे अपने पास में एक तो क्या ले लेते हैं, सिंगलेट, यानी दोनों जो हैं इलेक्ट्रॉन वो एक में पाए जाते हैं, इसको लिख देते हैं ग्राउंड स्टेट को S0, कोई दिक्कत नहीं। आपने कहा ऐसे अगर बात करें तो ये ट्रिपलेट भी हो सकती है, तो इधर क्या लिख लेते हैं, आपने कहा ट्रिपलेट स्तर ले लेते हैं, इधर इनको नाम दे दिया जाता है क्या, ट्रिपलेट इधर लिखेंगे ना। चलिए बनाते हैं अब अपने। आपने कहा इसके ऊपर इसकी क्या होगी, आपने कहा एक्साइटेड कंडीशन, अपन इसको नंबर दे देते हैं क्या, S1। इससे ऊपर और एक्साइटेड होगी तो ऊर्जा जैसे जैसे बढ़ेगी तो आपने कहा एक्साइटेशन भी बढ़ता जाएगा। ये क्या हो गई, आपने कहा S2। इससे ऊपर क्या होगी, S3। इधर से इधर जाने पे ध्यान रखेंगे, ये मैं बना देती हूँ डिवाइड करने की बजाय एनर्जी का साइन लगाना पड़ेगा। तो आपने कहा इधर से इधर जाने पे ये क्या बढ़ रही है, एनर्जी। तो देखो S0 तो क्या है, ग्राउंड स्टेट सिंगलेट की, S1 S2 S3 ये सारी क्या है, आपने कहा एक्साइटेड स्टेट है, किसकी, सिंगलेट अवस्था की। अब इनकी ट्रिपलेट बनाते हैं। ट्रिपलेट होती है वो ज़्यादा स्थायी होती है, और स्थायी ज़्यादा होती है उसकी ऊर्जा क्या होती है, कम। तो ट्रिपलेट जब बनाएंगे तो थोड़ा सा इस स्तर को नीचे रखेंगे। ये क्या है, आपने कहा T1। अब इधर क्या बना दिया, T2। ऐसे इसके ऊपर क्या हो सकती है, T3। तो देखो ट्रिपलेट वाली ज़्यादा स्थायी थी, थोड़ा सा इनका लेवल क्या रखेंगे अपन नीचे। अब देखो आपने कहा जैसे ये कोई इलेक्ट्रॉन थे, इनने क्या किया, एक फोटोन का अवशोषण किया। आपने कहा फोटोन का अवशोषण करते ही ये निम्न स्तर से किस में जाएंगे, उच्च स्तर में। तो आपने कहा जैसे मान लो ये हो गया, कोई इलेक्ट्रॉन था वो इस स्तर से निकल के किस में जा सकता है, ऊर्जा का मान अगर बहुत ज़्यादा था तब तो बहुत ऊपर। आपने कहा अगर ऊर्जा का मान थोड़ा कम था तो S2 में, या फिर इससे कहाँ जा सकता है, S1, यानी किसी भी स्तर में जा सकता है। एक बार अपन ले लेते हैं कि S3 में चला गया। अब आपने कहा कि जब ये एक्साइटेड कंडीशन में गया तो यहाँ पे ज़्यादा देर तक स्टेबल नहीं रह पाएगा। अब ये वापस विभिन्न परिवर्तनों से होता हुआ किस में लौटेगा, आपने कहा मूल स्तर में, यानी ग्राउंड स्टेट में आएगा। लेकिन जब ग्राउंड स्टेट में आएगा तो यहाँ पे बहुत सारे तरीके से आ सकता है, तो वो तरीके अपन को देखने हैं। क्या, आपने कहा पहला तरीका क्या हो सकता है, आपने कहा S3 था, इस S3 से किस में लौट आता है, आपने कहा S2 में, यानी S3 से आ गया S2 में। दूसरा S2 से किस में आ गया, आपने कहा S1 में, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने कहा एनर्जी तो डिक्रीज है, तो आपने कहा दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि S3 था, इस S3 से किस में चला गया, आपने कहा ये इधर चला गया T3 में। दूसरा T3 से किस में आ गया, आपने कहा ये किस में आ गया, S2 में। S2 की बजाय एनर्जी किसकी कम है, T2 की। T2 की बजाय किसकी कम है, आपने कहा S1 की, और S1 की बजाय किसकी है, T1 की। इस तरह से। या फिर तीसरा तरीका देखो, S3 से किस में चला गया, T3 में, कोई दिक्कत नहीं। अब आपने कहा ऐसे आया, T3 से किस में आया, आपने कहा T2 में, ओके। T2 से किस में आ गया, आपने कहा T1 में, सही है। अब आपने कहा दो चीज़ें और देखो। अब आपने कहा ये मूल स्तर में लौटेगा, तो आपने कहा या तो ये लौटता है कहाँ से, S1 से S0 में, और ये फिर ये कहाँ से लौटता है, आपने कहा T1 से S0 में। तो आपने कहा यहाँ पे अपने पास में दो तरह के हैं। तो आपने कहा ये जितने भी परिवर्तन हैं, अगर बात करें टोटल परक्रमों की, तो आपने कहा ये परक्रम होते हैं दो तरह के। एक तो कौन से होते हैं, आपने कहा विकिरण रहित होते हैं, ठीक है, यानी इनमें विकिरणों का उत्सर्जन नहीं होता। और एक जो संक्रमण है वो कैसे होते हैं, आपने कहा विकिरणी, यानी जिनमें विकिरणों का उत्सर्जन होता है। अब आपने कहा ये भी कितने तरह के होते हैं,
दो तरह के। और अगर बात करें विकिरणों की तो ये भी कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। देखिए, जब कोई इलेक्ट्रॉन अपनी सिंगलेट से सिंगलेट में लौटता है, ठीक है, तो इसे बोला जाता है क्या, आईसी। आईसी क्या होता है, तो आपने कहा आईसी को बोला जाता है इंटरनल कन्वर्जन। इंटरनल कन्वर्जन का मतलब क्या है, आपने कहा सिंगलेट से किस में लौटता है, सिंगलेट में, या ट्रिपलेट से किस में लौटता है, ट्रिपलेट में। यानी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी स्पिन चेंज नहीं होती। तो आपने कहा ये भी क्या है, आपने कहा आईसी। आपने कहा यहाँ T3 से T2 में आ गया, ये भी क्या है, आईसी। T2 से T1 में आ गया, ये भी क्या है, आईसी। यानी इंटरनल कन्वर्जन का मतलब होता है जब कोई अणु अपनी सिंगलेट से सिंगलेट में या ट्रिपलेट से ट्रिपलेट में लौटे, यानी उसकी स्पिन जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। अब आपने कहा दूसरा क्या है, दूसरे में देखो सिंगलेट से ट्रिपलेट में चला गया, आपने कहा स्पिन चेंज हो गई, तो इसको क्या बोलते हैं, आपने कहा ISC। अब देखो ये ISC क्या है, इसको बोला जाता है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, ठीक है। तो इसको बोला जाता है अंतःतंत्र लंघन, यानी आपने कहा स्पिन है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो आपने कहा देखो T3 से S2 में आया, तो ये भी क्या है, ISC। इससे इधर गया तो ये भी क्या है, ISC। इधर से इधर आया तो भी क्या है, ISC। इससे इसमें चला गया तो भी क्या है, ISC। तो देखो जितने भी अपने पास में इंटरनल कन्वर्जन होते हैं या जितने भी अपने पास में ISC इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होती है, तो आपने कहा ये जितने भी हैं इसमें किसी भी प्रकार का विकिरण है वो उत्सर्जित नहीं होते। तो ये जितने भी संक्रमण ये सारे के सारे किस में आते हैं, आपने कहा विकिरण रहित में आते हैं, ठीक है। अगर आप बात करें विकिरण की तो आपने कहा यहाँ पे दो नाम आएंगे, एक नाम तो क्या आता है, प्रतिदीप्ति, और एक नाम क्या आता है, आपने कहा स्फुरदीप्ति, ठीक है। आपने कहा इसको क्या बोला जाता है, फ्लोरोसेंस, इसको क्या बोला जाता है, आपने कहा फॉस्फोरेंस। कैसे, देखिए जब अपनी S1 ग्राउंड स्टेट में लौटता है किससे, सिंगलेट उत्तेजित अवस्था से, तो यहाँ पर विकिरण उत्पन्न होती है और इसका नाम तो क्या दिया जाता है, आपने कहा प्रतिदीप्ति दिया जाता है। और जब ये T1 से मूल स्तर में लौटता है तो इसको क्या कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, स्फुरदीप्ति, ठीक है। तो ये क्या हो गई, स्फुरदीप्ति। अब देखो अगर अपन बात करें यहाँ पे टोटल की, तो आपने कहा दो तरह के हैं प्रक्रम, एक कैसा है विकिरण रहित, एक कैसा है विकिरणी। विकिरण रहित तो आपने कहा किसी भी एक्साइटेड स्टेट से जब तक ये अपनी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ट्रिपलेट में आए चाहे सिंगलेट में आए, तब तक जितने भी संक्रमण होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, विकिरण रहित होते हैं। और जब अपनी ये T1 से या S1 से वापस लौटता है किसमें, आपने कहा मूल अवस्था के अंदर ग्राउंड स्टेट में लौटता है, तो वहाँ पे क्या उत्पन्न होती है, विकिरण। दो प्रकार की हो सकती है, एक होती है प्रतिदीप्ति, एक क्या होती है, स्फुरदीप्ति। तो देखो एक चीज, अगर अपन प्रतिदीप्ति की बात करें तो ये तो क्या होती है, आपने कहा S1 से, ठीक है, आपने कहा प्रथम उत्तेजित अवस्था से लौटता है किसमें, ग्राउंड स्टेट में, तब तो क्या उत्पन्न होती है, प्रतिदीप्ति होती है। स्फुरदीप्ति की बात करें तो आपने कहा T1 से लौटता है किसमें, आपने कहा S0 में, तो क्या होती है, स्फुरदीप्ति। अब अगर आपसे पूछे कि इस डायग्राम के अंदर, तो आपने कहा जितने भी कोई भी इलेक्ट्रॉन था, फोटोन का अवशोषण किया, उत्तेजित अवस्था में चला गया। आपने कहा डिपेंड करेगा कि फोटोन की एनर्जी कितनी थी, आपने कहा ज़्यादा एनर्जी थी तो ज़्यादा उत्तेजित अवस्था में चला जाएगा, कम थी तो कम में। उत्तेजित अवस्था में अधिक देर तक स्थायी नहीं है, आपने कहा नहीं है, तो ये विभिन्न प्रक्रमों से होता हुआ वापस किस में आता है, आपने कहा ग्राउंड स्टेट मूल अवस्था में लौटता है। और इस दौरान जितनी भी चीज़ें हैं या जितने भी तरह के प्रक्रम हैं उन सबको एक आरेख से दर्शाना क्या कहलाता है, जेबलोन्स्की आरेख कहलाता है। इस जेबलोन्स्की आरेख के अंदर आपने कहा दो टर्म काम आती हैं, एक तो काम आती है क्या, सिंगलेट, एक कौन सी टर्म काम आती है, ट्रिपलेट। सिंगलेट क्या कहते हैं, जिसके लिए बहुलकता का मान कितना आना चाहिए, एक। ट्रिपलेट किसको कहते हैं, तो आपने कहा बहुलकता का मान कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। आपने कहा यहाँ पे जब अपनी सिंगलेट से सिंगलेट में या ट्रिपलेट से ट्रिपलेट में, यानी जब इलेक्ट्रॉन की स्पिन है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, वो जो चीज़ें हैं वो इन प्रक्रम वो तो क्या कहलाते हैं, आईसी।
इंटरनल कन्वर्जन कहलाते हैं। और अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की स्पिन चेंज हो जाती है तो इसे क्या बोला जाता है, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। और आपने कहा विभिन्न प्रक्रमों से होता हुआ जब ये लास्ट में वापस किस में आ जाता है, ग्राउंड स्टेट में, तो यहाँ पे विकिरणें उत्सर्जित होती हैं जिन्हें नाम दिया जाता है क्या, प्रतिदीप्ति और स्फुरदीप्ति। तो अब आपको अगर जैवलॉन्स के आरेख का क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको सारे पढ़ने होते हैं। विकिरण रहित कौन से हैं, आईसी कौन कौन से हैं, आईएससी कौन कौन से हैं, प्रतिदीप्ति क्या होती है, स्फुरदीप्ति क्या होती है, प्रतिदीप्ति की विशेषताएं क्या होती हैं, स्फुरदीप्ति की विशेषताएं क्या होती हैं। और फिर अपन पढ़ते हैं इनके अंदर कि जैवलॉन्स के आरेख के बाद में पढ़ी जाती है कि कोई भी अणु है, तो आपने कहा 1 by 1 रिएक्शन पढ़ी थी, यानी एक फोटोन है वो एक अणु से क्या करता है, अभिक्रिया। तो आपने कहा क्वांटम दक्षता का मान पढ़ते हैं कितनी आनी चाहिए, 1, लेकिन ऐसा भी नहीं होता। कई बार किसी रिएक्शन में एक फोटोन के अवशोषण होने से भी प्रोडक्ट नहीं बनता, और आपने कहा कई बार एक फोटोन के अवशोषण से प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। तो आपने कहा इसको दर्शाने के लिए क्या पढ़ी जाती है, फाई। फाई क्या होती है, क्वांटम लब्धि। तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये सब आपको अपनी ये जो अपनी संभव डिजिटल ऐप है इनके अंदर टॉपिक वाइज क्या किए गए हैं, लेक्चर डाले गए हैं। तो आप ये पहले डेमो क्लास देखें, फिर हमें रेट करें, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप ये डिजिटल ऐप जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अंदर आपको ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल सभी यूनिट्स के अंदर, ऐसे ही फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री सभी के लेक्चर जो हैं वो यूनिट वाइज प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो आपको इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, थैंक यू।